स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम पंकज जायसवाल है ना। और मैं आपको आज रासायनिक बलगतिकी में हम आगे बढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास तक हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ा था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। हम लोगों ने पूरा इसके एग्जाम्पल भी देखे थे और इसके वेग स्थिरांक के मान कैसे कैलकुलेट किया था ये भी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने इन अभिक्रियाओं के अर्ध आयु काल का भी निर्धारण किया था। तो अब अगर हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो प्रयोगों द्वारा निर्धारित मान है, क्योंकि जो अभिक्रिया का दर समीकरण लिखा जाता है वो दर समीकरण अभिक्रिया में जो भी अभिकारक हैं उनकी सांद्रताओं पर जो पावर लगाएंगे हम लोग, अभिक्रिया की दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं पर जो हम लोग घात लगाएंगे, पावर लगाएंगे, वो मैंने आपको समझाया था कि वो पावर जो है वो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट जो होता है उसी के बराबर नहीं होता। ज्यादातर केस में बराबर होता है, लेकिन सिर्फ बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को देख करके हम सांद्रता पर पावर नहीं लगा सकते, बल्कि प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है। प्रयोगों द्वारा कुछ मान प्राप्त होते हैं, उन मानों की सहायता से हम लोग ये जो घात लगाते हैं सांद्रताओं पर, वो हम उस तरीके से लगाते हैं। मतलब कि अभिक्रिया का दर समीकरण भी प्रयोगों द्वारा लिखा जाता है, प्रयोगों से जो मान प्राप्त होते हैं उसके द्वारा लिखा जाता है। और इस तरह से अभिक्रिया की कोटि भी प्रयोगों द्वारा निर्धारित मान है। तो कैसे, अगर कुछ प्रयोगात्मक मान दिए गए हैं तो हम उसकी सहायता से किस तरह से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे यही चीज कि अभिक्रिया की कोटि किस प्रकार ज्ञात की जाती है। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। देखिए कई विधियां हैं, इसमें सबसे पहली विधि बताते हैं वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक विधि। वेग स्थिरांक विधि में जो रेट कांस्टेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसी की सहायता लेंगे। रेट कांस्टेंट सभी अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग हम लोगों ने निर्धारित किया था। तो वेग स्थिरांक जो है, वेग स्थिरांक के मान की सहायता से हम लोग अभिक्रिया की कोटि किस तरह से निर्धारित करेंगे ये समझते हैं। सभी वेग स्थिरांक जितने भी हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के मान क्या होंगे ये हमने आप लोगों को समझाया था। सब कैलकुलेट पूरा सॉल्व करके बताया है मैंने। तो वेग स्थिरांक का मान हम लोग पहले लिख लेते हैं, सभी के वेग स्थिरांक का मान है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान है, मान लेते हैं इसको K1 ले लेते हैं प्रथम कोटि के लिए, 2.303 अपॉन T log बेस 10 A अपॉन A माइनस x। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। इसी तरह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मान लेते हैं K2। तो ये क्या था, 1 अपॉन T, K2 की वैल्यू है ना 1 अपॉन T, और उसके बाद जो है ब्रैकेट में 1 अपॉन A माइनस x माइनस 1 अपॉन A। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। ऐसे ही तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, तृतीय कोटि की
अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान k3 1/2t ब्रैकेट में 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। ये है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। और इसी तरह से तृतीय कोटि की अभिक्रिया देखिए, बस यहाँ पे सभी a का मतलब यहाँ पे है प्रारंभिक मात्रा, है ना, और a माइनस एक्स का मतलब है अंतिम मात्रा, मतलब जो शेष बची मात्रा है, ठीक है। और शून्य कोटि की जो अभिक्रिया थी उसमें हम लोग अगर इसी फॉर्म में लिखें, शून्य कोटि की अभिक्रिया वो थोड़ा सा हमने अलग फॉर्म में लिख के दिखाया था, k0 मान लें तो 1/t, ये ऐसे लिख के दिखाया था हमने। यहां पे जो कैपिटल A नॉट है ये प्रारंभिक सांद्रता है और कैपिटल A जो है वो अंतिम सांद्रता है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं k0 की वैल्यू 1/t a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये सभी कोटि की अभिक्रियाएं हैं, है ना। अब इसके लिए इस पे प्रश्न जो है बहुत, लेकिन सॉल्व करने में इनके जो इस विधि से जब हम अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काफी लेंदी हो जाता है। जैसे मैं आपको एक प्रश्न दे करके बता देता हूं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक अभिकारक A है और ये B और C में परिवर्तित हो रहा है। समय दिया है सेकेंड में और A की सांद्रता, कुछ A की सांद्रता के मान दिया है। समय 0 सेकेंड दिया है, 900 सेकेंड दिया है और दिया है 1800 सेकेंड। और इस पे जो सांद्रताएं हैं वो 50.8 और 19.7। भाई A अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता घटेगी, जाहिर सी बात है ना, तो घट रही है। और 7.62 ये 50 है, 50.8। तो ये डेटा दिया है। अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करनी है, अभिक्रिया की कोटि। तो देखो जो समय 0 पर जो A की सांद्रता दिया है, जब समय 0 है तो केवल अभिकारक ही तो होगा, अभी उत्पाद बने कहां है। तो A की जो सांद्रता दिया है 0 समय पर वो A की प्रारंभिक सांद्रता हो गई और इसकी वैल्यू 50.8, ठीक, A हो गया। अब समय जब 900 है तो A की जो सांद्रता बची वो 19.7 है। इसका मतलब कि ये A माइनस एक्स है। 900 सेकेंड पे A माइनस एक्स की वैल्यू ये है, 1800 सेकेंड पे A माइनस एक्स की वैल्यू ये है। अब देखिए प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, सभी में टाइम का यूज है, टाइम की जरूरत पड़ेगी हमें। और प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा, देखिए अंतिम मात्रा प्रारंभिक मात्रा, ठीक है, यहां भी अंतिम मात्रा प्रारंभिक मात्रा, ये प्रारंभिक मात्रा अंतिम मात्रा। तो बस आपको यही चाहिए, आपको समय चाहिए, मतलब कि समय, पहला समय क्या होगा, पहला समय 900 सेकेंड होगा। तो देखें समय, अलग अलग समय पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया को मान के चलें। चलिए हम तीनों कोटि की अभिक्रिया के लिए दिखा देते हैं। समय पहला है 900 सेकेंड और दूसरा है 1800 सेकेंड। समय हो गया। A की मात्रा वही होगी 50.8। A माइनस एक्स 900 सेकेंड पे A माइनस एक्स 19.7 और 1800 सेकेंड पे A माइनस एक्स 7.62, ठीक। तो दर स्थिरांक का मान निकालें, है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालते हैं।
के का मान, के का मान देखिए 1/t 2.303 अपॉन टी 900 लॉग बेस 10, ए का मान 50.8 और a माइनस एक्स का मान 19.7 है ना। ये क्वेश्चन इस तरह से आपके अब एग्जाम में नहीं आते हैं क्योंकि बहुत लेंदी होता है इनको सॉल्व करना, है ना। तो इसलिए आजकल प्रश्न नहीं आते हैं। मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं कि इस विधि से किस तरह से अभिक्रिया का कोटि निर्धारित किया जाता है। तो इसलिए आप ये समझ लें, मैं आपको वैल्यू सीधे सीधे लिख के देता हूं कि इसका मान कितना आया। इसका मान आया 1.053 10 to the power minus 3, 1.053 into 10 to the power minus 3। अच्छा, अब ये 900 सेकेंड पे अभिक्रिया की वेग स्थिरांक आ गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अगर इस समय पर भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान इतना ही आएगा तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही है, और अगर नहीं आएगा तो इन मानों को द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के मान में रखेंगे। उसमें भी नहीं आता तो तृतीय कोटि में रखेंगे, उसमें भी नहीं आता तो शून्य कोटि, कहीं ना कहीं आ जाएगा। सभी मानों के लिए हर समय पर अलग अलग समयों पर जो k का मान है किसी अभिक्रिया की कोटि के लिए, वो जिस अभिक्रिया की कोटि के लिए स्थिर रहेगा वही अभिक्रिया की कोटि होगी, है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा 1800 सेकेंड पे 2.303 अपॉन 1800 लॉग बेस 10, ये तो 50.8 ही रहेगा और ये हो जाएगा 7.62। इसकी वैल्यू भी इतनी ही आ रही है 1.052 इंटू 10 to the power minus 3, यानी k का मान स्थिर है। दोनों वैल्यूज पर, दोनों प्रयोगात्मक मानों पर k का मान, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के k का मान स्थिर आ रहा है। स्थिर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है ना। चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मान स्थिर है, अतः यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ये निर्धारित हो गया वेग स्थिरांक के मान से, हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी विधि समझते हैं। दूसरी विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, इसमें कुछ खास नहीं करना। जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम बात करें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो अब अभिक्रिया में कुछ आपको डेटा दिया होगा। जैसे पिछले प्रश्न में हमने दिखाया, कुछ डेटा दिया, समय का डेटा दिया था और अभिकारक की सांद्रता का डेटा दिया था। तो अभिक्रिया में कुछ डेटा दिया होता है, उन डेटा के आधार पर जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर और सांद्रता, अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की सांद्रता के बीच ग्राफ इस तरह से मिलता है हमको। तो अगर आपको डेटा में अभिक्रिया की दर दिया है, जैसे कोई अभिक्रिया है A, ये प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है, तो अभिक्रिया की दर दिया है और अभिकारक की सांद्रता दिया है, सांद्रता, ठीक, दर और सांद्रता दोनों दिया है। तो दर का मान जो दिया है और जो सांद्रता का मान दिया है, उससे आप एक दर और सांद्रता के बीच एक कहीं पे एक पॉइंट मिलेगा, ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद जो है दूसरे दर पे सांद्रता को दिखाइए, तीसरे दर पे सांद्रता को दिखाइए, तो आपको कई सारे बिंदु मिल जाएंगे। अगर उन बिंदुओं को मिलाने पर सीधी रेखा प्राप्त होती तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और अगर नहीं प्राप्त होती तो सांद्रता जितनी दी है उसका स्क्वायर कर दो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए ट्राई कर लें। अगर सीधी रेखा मिलती है मानों से तो वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, अदरवाइज नहीं मिलती अगर सीधी रेखा तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सांद्रता का क्यूब करना पड़ेगा।
सांद्रता के क्यूब पर अगर सीधी रेखा प्राप्त होती है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, और अगर नहीं प्राप्त होती तो इसका मतलब कि अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आपको तीन चार वैल्यू दर की दी होंगी और 3-4 वैल्यू सांद्रता की दी होंगी। ठीक, अब सांद्रता और दर के बीच ग्राफ प्लॉट करिए। अगर ग्राफ जो वक्र आपको मिल रहा है अगर सीधी रेखा में मिल रहा है सांद्रता पर ही, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सांद्रता के स्क्वायर पे मिले तो द्वितीय कोटि की है। सांद्रता के क्यूब पर मिले तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। और अगर तीनों केस में अगर आपको सीधी लाइन नहीं मिलती तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो ये प्रोसेस भी बहुत लेंथी है, लेकिन एक तरीका है जिससे हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। तीसरा विधि पे आते हैं। तीसरी विधि जिसे जो है हम लोग कहते हैं इनिशियल रेट मेथड या ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि ये सबसे आसान विधि है और इसी का प्रयोग हम ज्यादातर करते हैं। इनिशियल रेट मेथड भी कहते हैं, इनिशियल रेट मेथड भी कहते हैं, इनिशियल रेट मेथड, इसका प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसमें कुछ खास नहीं होता, बस अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रताएं दी होती हैं मोल प्रति लीटर में, और अभिक्रिया की दर दी होती है कि अभिक्रिया की दर क्या है। 3-4 प्रयोगात्मक मान दिए होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A+B एरो C, और इस अभिक्रिया के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट यानी कि एक्सपेरिमेंट ही लिख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट ए की सांद्रता, बी की सांद्रता और अभिक्रिया की दर है ना। ए की सांद्रता मोल प्रति लीटर में है, ये भी मोल प्रति लीटर में है, और ये मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड में है। देखिए एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं और तीनों में मान दिए हैं 0.25, पहले में 0.25 है इसका सांद्रता, और बी की सांद्रता भी 0.25 है, और अभिक्रिया की दर 3 × 10⁻³ दूसरे प्रयोग में 0.50, ये 0.25, और इसका मान दिया है 6 × 10⁻³। और तीसरे मान में इसको दोनों को 0.5 दिया है, 0.50, और अभिक्रिया की जो दर है वो दिया है 1.2 × 10⁻²। तो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो दिया है मान लेते हैं, मानना पड़ेगा। माना कि अभिक्रिया की जो दर है वेग स्थिरांक A की सांद्रता की x पावर पर और B की सांद्रता की y पावर पर निर्भर कर रहा है। अब यही x और y की वैल्यू का निर्धारण कर लें तो हम x और y को जोड़ करके अभिक्रिया की कोटि निकाल लेंगे। तो पहला जो दर दिया है, देखें पहला जो दर दिया है वो 3 × 10⁻³ दिया है। वेग स्थिरांक A का मान 0.25 टू द पावर x, 0.25 टू द पावर y, इक्वेशन नंबर 1।
दूसरे में दिया 6 × 10⁻³ वेग स्थिरांक के 0.50 टू द पावर x, 0.25 टू द पावर y, इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह तीसरा 1.2 10⁻³ दिया है, ठीक है, 1.2 × 10⁻² दिया है। इसको -3 में कैसे परिवर्तित करें, 10⁻³ तो 12 × 10⁻³ हो जाएगा, 0.50 टू द पावर x, 0.50 टू द पावर y, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब आप ध्यान से समझिए कि एक बार आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें ऐसे दो मानों को, ऐसे दो समीकरणों को डिवाइड करिए जिसमें a की सांद्रता कांस्टेंट हो, जैसे ये दूसरे समीकरण में और तीसरे समीकरण में a की सांद्रता कांस्टेंट है लेकिन b की सांद्रता कांस्टेंट नहीं है। तो जब a की सांद्रता कांस्टेंट होगी तो ये कट जाएगी, डिवाइड करना है ना, ये पूरा कट जाएगा, y की वैल्यू हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो आपको क्या करना है कि फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 को 3 से डिवाइड करना है, 6 × 10⁻³ अपॉन 12 × 10⁻³ इक्वल्स टू, ये रेट कांस्टेंट कर गया, 0.50 अपॉन 0.50 टू द पावर x और 0.25 अपॉन 0.50 टू द पावर y। तो ये भी तो कट गया, ये भी देखो ये कट गया, ये 2 आ गया, तो इधर से आया 1/2, इधर से देखिए ये 25 दूना 50 होता है, पॉइंट कट गया, तो ये भी 1/2 टू द पावर y। तो ये पावर कितना है, 1 है कि नहीं, तो यानी y का मान कितना आ गया, 1। तो यानी कि b के सापेक्ष अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, b पे पावर y था ना, y का मान निकाला आपने, तो यानी b के सापेक्ष में अभिक्रिया की कोटि कितनी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये। अब इसी मान को या ये देखिए इन दोनों को डिवाइड किया तो आपको a कांस्टेंट था तो इसलिए y का मान मिल गया। अब देखिए b कहाँ कांस्टेंट है, पहले और दूसरे में b कांस्टेंट है, तो दूसरा काम करिए कि फ्रॉम इक्वेशन किसी को किसी से डिवाइड कर दे, 1/2, तो 1/2 तो ये 3 × 10⁻³ अपॉन 6 × 10⁻³, ये देखिए ये दोनों बराबर कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, ये देखो 0.25 अपॉन 0.50, पॉइंट कट गया, 25 दूना 50, 1/2 आ जाएगा पावर y। और ये भी देखिए ये कट गया और ये 3 2 जा 6, यानी कि ये वैल्यू आ गई 1/2 टू द पावर 1, x होगा, सॉरी x। तो x का मान भी कितना आ गया, 1। यानी कि अभिक्रिया की जो दर समीकरण है, अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक a की सांद्रता की प्रथम घात पर और b की सांद्रता की भी प्रथम घात पर निर्भर करेगा। यानी कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब वेग स्थिरांक निकालना है, तो वेग स्थिरांक k का मान अभिक्रिया की दर a की सांद्रता इंटू b की सांद्रता। तो किसी भी एक मान से, किसी एक प्रयोग से a और b के मान ले लें और दर ले लें, किसी भी एक प्रयोग से ले सकते हैं, पहले से ले लें, दूसरे से ले लें, तीसरे से ले लें, कोई समस्या उसमें नहीं है। पहला ले लें, 0.25 a है, 0.25 b है, 3 × 10⁻³ दर है, तो 3 × 10⁻³ ये 0.25, ये भी 0.25। ठीक, ये 10 टू द पावर, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 4 0 ऊपर आएगा, 4 0 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 30, और ये 25 × 25 625, 5 से डिवाइड कर लें, 5 × 30, 5 × 5, 5 × 5 25। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसका यूनिट लिख सकते हैं, है ना, लीटर प्रति मोल, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ना, प्रति सेकेंड, लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर लेते हैं।
ये तीसरी विधि थी, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली विधि है, सबसे ज्यादा यही विधि इस्तेमाल होती है, ज्यादातर सवाल आपको इसी विधि पर मिलेंगे। उसके बाद देखिए चौथा जो है वो है अर्ध आयुकाल विधि। अर्ध आयुकाल विधि, देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया से प्रारंभ करें। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ये हमने करके देखा था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो अर्ध आयुकाल सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, है ना, मतलब a⁻0 सांद्रता पर निर्भर, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। कितना था? 0.6932/K। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में, द्वितीय कोटि, ये जो T½ है ये A के व्युत्क्रमानुपाती है, और तृतीय कोटि की अभिक्रिया में जो T½ है ये A² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इनसे एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर nth कोटि की अभिक्रिया हो तो जो T½ है, T½ देखिए तृतीय कोटि की है तो A पर तीसरी पावर नहीं लगी, तीसरे में एक घटाकर, तो ये जो होगा ये a⁻n-1 के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये एक nth कोटि की अभिक्रिया के लिए, इससे आप किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाल सकते हो। ठीक, तो अब मान लीजिए, माना कि पहला अर्ध आयुकाल बीता तो प्रारंभिक सांद्रता A1 थी, और दूसरा अर्ध आयुकाल बीत गया तो प्रारंभिक सांद्रता A2 हो गई। जैसे 10 ग्राम है तो पहला अर्ध आयुकाल का मतलब कि पहले अर्ध आयुकाल में 5 ग्राम रह जाए, तो प्रारंभिक सांद्रता 10 ग्राम से 5 ग्राम हो गई, और फिर 5 ग्राम से 2.5 ग्राम हो गई। तो इसका मतलब यहां पे पुट करें तो T ½1/T²। अब ये व्युत्क्रमानुपाती है तो A2 ऊपर चला जाएगा, A1 नीचे आ जाएगा, n-1। हमें n का मान ज्ञात करना है, अभिक्रिया की कोटि, तो दोनों तरफ log ले लें, log बेस 10 T½1/T² बराबर n-1 नीचे आ जाएगा, log बेस 10 A2/A1। तो n-1 का मान क्या आएगा? ये देखिए बटे है, डिवाइडेड है, तो माइनस में लिख सकते हैं, log बेस 10 T½ माइनस log बेस 10 T² डिवाइडेड बाई log बेस 10 A2 माइनस log बेस 10 A1। तो हमें n चाहिए तो 1 को उधर भेज दीजिए, तो n का मान भी प्राप्त हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस log बेस 10 T½ माइनस log बेस 10 T² होल डिवाइडेड बाई log बेस 10 A2 माइनस log बेस 10 A1। तो इस फॉर्मूले से, यानी कि प्रथम अर्धायुकाल और द्वितीय अर्धायुकाल पता हो, है ना, और प्रारंभिक सांद्रताएं पता हो, तो हम लोग आसानी से अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखें, इस विधि का भी प्रयोग हम लोग अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण में कई बार प्रयोग करते हैं। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, तो ये देखिए, ये सवाल है, ये अर्ध आयुकाल की सहायता से किस तरह से अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करना है। उस पर एक क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल और प्रारंभिक सांद्रताएं निम्नवत हैं। ये प्रारंभिक सांद्रताएं दे रखी हैं 3, और उसका करेस्पॉन्डिंग अर्ध आयुकाल घंटे में दे रखा है। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए।
तो फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है। इसी फॉर्मूले से हम अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करेंगे। तो देखें 1 प्लस टी हाफ 1, टी हाफ 1 425 है, टी हाफ 2 275 है, और ये A1 है, ये A2 है, तो A2 पहले A1 बाद में। ये देखिए लॉग 425, लॉग 275, लॉग 540 और लॉग 350 को फैक्टराइज करके सभी को लिखा गया लॉग 5 का स्क्वायर, लॉग 17, लॉग 5 का स्क्वायर 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा, और लॉग 5 की वैल्यू 0.7, तो 0.7 इंटू 2 1.4, और ये लॉग 17 की वैल्यू 1.23 होती है, ये रख करके 2.63 वैल्यू आ गई। ऐसे लॉग 275 की वैल्यू निकाला, लॉग 5 स्क्वायर प्लस लॉग 11, लॉग 5 स्क्वायर, देखिए 5 स्क्वायर कितना आया था 1.4, और लॉग 11 1.04, 2.44। ऐसे ही देखिए 540 का निकाला, 540 का लॉग 2 स्क्वायर, लॉग 5, लॉग 3 क्यूब, लॉग 2 स्क्वायर 2 नीचे आ जाएगा, लॉग 2 की वैल्यू 0.3 इंटू 2 0.6, लॉग 5 की वैल्यू 0.7, लॉग 3 की वैल्यू 0.4771, तो 48 मान लें, लेकिन 3 नीचे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये इन दोनों को जोड़ दिया तो 1.3, और ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.44, जोड़ा तो 2.74 आ गया, और लॉग 350 की वैल्यू इसी तरह से 2.55 आ गई। इन सारी वैल्यूज को यहां पे पुट कर लिया, 1 प्लस 2.63 है, सॉरी यहां पे 2.63 है, 2.63 माइनस 1.44 अपॉन 2.74 माइनस 2.55, ये घटा लिया तो 0.19 आया, और इसको घटा लिया नीचे वाले को तो 0.19 आया, ये तब 0.19 1 आ जाएगा, और 1 उसमें ऐड करना है तो 2, यानी किस कोटि की अभिक्रिया होगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो अर्धायुकाल की सहायता से निर्धारित कर लिया। दूसरा सवाल देखते हैं। एक अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रता 0.1 मोल प्रति लीटर और 0.5 मोल प्रति लीटर पर अर्ध आयुकाल क्रमशः 200 सेकेंड और 40 सेकेंड है, तो अभिक्रिया की कोटि निर्धारित कीजिए। तो देखिए अर्ध आयुकाल टी हाफ 1 200 सेकेंड दिया है, और टी हाफ 2 40 सेकेंड दिया है, और A1 का मान 0.1 मोल प्रति लीटर और A2 का मान 0.5 मोल प्रति लीटर है। तो सीधे फॉर्मूले पर रख लें, n इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग टी हाफ 1 लॉग बेस 10 200 माइनस लॉग बेस 10 40 होल डिवाइडेड बाई A2 माइनस A1, तो A2 मतलब 0.5 पहले आएगा, लॉग बेस 10 0.5 माइनस लॉग बेस 10 0.1, लॉग 200, तो लॉग 2 प्लस लॉग 100, लॉग 2 की वैल्यू 0.3 और 100 की वैल्यू 2, तो ये 2.3 आ जाएगा, जो निकाल सकते हैं डायरेक्ट, उसको वैसे लिख लेते हैं 2.3। 40 का क्या आ जाएगा? log 4 इंटू प्लस log 10, log 4 प्लस log 10, log 10 की वैल्यू 1 और log 4 की वैल्यू 0.6, तो 0.6 प्लस 1 1.6 माइनस, देखो 0.5 है, 0.5 में इसको 5 इंटू 10 पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये log 5 प्लस log 10 टू द पावर माइनस 1, ये माइनस 1 नीचे आ जाएगा, और ये 1 तो ये आ गया माइनस 1, और ये 0.7 माइनस 1 तो 0.3, 0.3, सॉरी ये माइनस है, चिन्ह लगाने में हम लोगों से कभी कोई गलती हो जाती है ना, माइनस चिन्ह का ध्यान रखिएगा। log 0.1 में 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 1 तो माइनस 1 आएगा आंसर माइनस 1 और प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा 1। 2.3 में से 1 प्लस 2.3 में से 1.6 घटा लें तो 0.7,
और ये देखें ये माइनस में आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 10 टू द पावर 5 देखिए ये -1 बड़ा है ना, 0.7 छोटा है, तो ये माइनस में आएगा। तो ये 1 में से 0.7 घटाएंगे तो 0.1 में से 0.3 घटाएंगे तो 0.7, तो 1 + 1 = 2। तो ये अभिक्रिया की कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ये भी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से अभिक्रिया की कोटि अर्ध आयुकाल की सहायता से इस फॉर्मूले पे रख करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा इनिशियल रेट मेथड पे, ओस्टवाल्ड मेथड जो मैंने बताया था उसी में थोड़ा सा एक प्रश्न और मैं सोचा मैंने करा दूं, क्योंकि एक ही प्रश्न कराया था। एक गैसीय अभिक्रिया है 2A B2 एरो 2AB। 3 प्रायोगिक मान दिए गए हैं। B2 के विलोपन की दर दिया हो, या A के विलोपन की दर दिया हो, या AB के निर्माण की दर दिया हो। तो अभिक्रिया है तो अभिक्रिया की दर ही, तो अभिक्रिया की दर दिया है, उसके करेस्पॉन्डिंग A की सांद्रता और B2 की सांद्रता दे रखी है। तो हम पहले तो अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करेंगे। तो हम माना अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक A की x पावर पे और B2 की y पावर पे निर्भर कर रहा है। अब जो दर दिया है, जो सांद्रताएं दे रखी हैं उसको रख लीजिए। तो दर दिया है पहला 1.8 × 10⁻³ -3 = K। A दिया है 0.015 टू द पावर x और 0.15 टू द पावर y। ये समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है 1.08 × 10⁻⁻2 वेग स्थिरांक 0.090 टू द पावर x, 0.15 टू द पावर y, समीकरण 2। और तीसरा दिया 5.4 10⁻³ वेग स्थिरांक k, 0.015 टू द पावर x और 0.45 टू द पावर y। ये समीकरण नंबर 3। मैंने क्या तरीका बताया था कि देख लीजिए कि A की सांद्रता कहां पर स्थिर है। पहले समीकरण में A की सांद्रता 0.015 है और तीसरे समीकरण में भी A की सांद्रता 0.015 है, यानी 1 को 3 से डिवाइड कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, चलिए 1.8 × 10⁻³ और 3 क्या है 5.4 × 10⁻³ बराबर K कैंसिल हो जाएगा। A की सांद्रताएं समान हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 0.15, नीचे बचेगा 0.45 टू द पावर y। ये देखिए 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, पॉइंट कैंसिल, 18 × 3 = 54 यानी 1/3 आएगा ये। और ये 15 × 3 = 45, ये भी 1/3 टू द पावर y, ये टू द पावर 1। तो y का मान कितना आ गया 1। तो मतलब B2 की प्रथम घात पर निर्भर करेगा, यानी B2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। किसके सापेक्ष? B2 के सापेक्ष अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। अब देखें B कहां पर स्थिर है। B का मान पहले और दूसरे समीकरण में स्थिर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो 1.8 × 10⁻³ ये 10⁻² है तो 10.8 कर दें, 10.8 × 10⁻³ ये हो जाएगा, है ना। y वाला कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट नहीं है। 0.015 और 0.090 टू द पावर x। अब देखें ये 18 छक्का 108 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 और ये 15 छक्का 90 तो 1/6 ये भी आया। तो x का मान आ गया 1। तो अभिक्रिया की कोटि A के सापेक्ष में भी प्रथम कोटि है और B2 के सापेक्ष में भी प्रथम कोटि है। तो अभिक्रिया की जो दर हो गई वेग स्थिरांक A की प्रथम पावर पे और B2 के भी प्रथम पावर पे निर्भर करेगी।
तो ये अभिक्रिया का दर स्थिरांक हो गया। अब आपको अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालना है, ज्ञात करना है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। सभी क्वेश्चन में देखिए अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक का मान निकालना है, तो ये सभी जो मान पहले वाले समीकरण के हैं, पहले वाले इक्वेशन में x और y का मान रख दें। x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x और y का मान देखो, समीकरण 1 क्या था, 1.8 10⁻³ वेग स्थिरांक a की पावर x था, सॉरी a कह रहा हूं, ये नहीं होगा, 0.015 टू द पावर x, तो x की वैल्यू 1 हो गई, और 0.15 टू द पावर y, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k, तो k का मान 1.8 10⁻³ अपॉन ये नीचे चला जाएगा 0.015 और 0.15 गुणा कर लेते हैं, है ना। ये 1.8, ये देखो 15 इंटू 10⁻³ 15 इंटू 10⁻², तो 1.8 इंटू 10⁻³ और 10⁻5 ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा, 15 इंटू 15, ठीक है। तो अब इसमें देखें, ये मल्टीप्लाई कर लें, ये यहां पे 18 करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻4 180 आ जाएगा ये, और 15 × 5 = 75, 15 के 15 5 20 2 22 225, और सिंप्लीफाई कर लें, 5 से काट लें, 5 3 15, 3 5 36 और 5 चौक 20 और 5 5 25, है ना, 45 आ गया। और किसी से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 कई 3 3 दूना 6, 3 कई 3 3 5 15, तो 12/15, यानी कि k का मान आ जाएगा, 15 से डिवाइड कर लें, 15 छक्का 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 0.8 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, ये k का मान। इस प्रश्न में जो दूसरा सेक्शन पूछा गया है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तो निकाल लिया हमने। अब जो दूसरा सेक्शन पूछा गया है, यदि A की सांद्रता 0.02 मोल प्रति लीटर और B2 की सांद्रता 0.04 मोल प्रति लीटर हो, तो AB के निर्माण की दर ज्ञात करनी है। अभिक्रिया है ये अभिक्रिया है, तो AB के निर्माण की दर ज्ञात करनी है। तो आप देखें, अभिक्रिया क्या था, अभिक्रिया था 2A + B2 बराबर 2AB, तो अभिक्रिया की दर क्या आएगी, 2 है कोफिशिएंट, तो अभिकारक है तो ऋणात्मक साइन होगा, माइनस साइन होगा, 1/2 dA/dt, और ये भी अभिकारक है, तो माइनस dB2/dt, और ये उत्पाद है तो प्लस साइन में होगा, 1/2 ये भी हो जाएगा, dAB/dt इक्वल्स टू होगा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो हमने दर निकाला, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक A का सांद्रता की फर्स्ट पावर और B2 की सांद्रता का फर्स्ट पावर, यही तो निकाला हम लोगों ने पीछे। तो अब देखें, आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। जब ये चीज कैलकुलेट करनी है, मतलब AB के निर्माण की दर, यही तो AB के निर्माण की दर है, तो ये 2 उधर चला जाएगा। तो जब 2 उधर चला जाएगा तो 2 × K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2, तो 2 K की वैल्यू 0.8 पीछे निकाला हम लोगों ने, A की सांद्रता दी है 0.02 और B2 की सांद्रता दी 0.04,
तो इसको सॉल्व कर लें। तो ये 1.6 और ये इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2। तो ये 4 2 जा 8, तो 1.6 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4। 8 से मल्टीप्लाई कर लें। 8 6 जा 48, 4 कैरी हो गया, और 8 1 जा 8, 8 4 12। 12.8 इंटू 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो आया, ये उत्पाद AB के निर्माण की दर आ गया। यही निकालना था। तो ये हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मतलब एक तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहला काम करना होता है, अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करनी होती है। दो अभिकारक हैं, तो कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि दोनों अभिकारकों के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, है ना। और दूसरा पूछ सकता है, कभी कोई नंबर वाइज पूछ लेता है ना। क्वेश्चन में कभी कभी जो है 3-4 पॉइंट पूछ लेता है कि अभिकारक ए के सापेक्ष और अभिकारक बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। दूसरा पूछ सकता है अभिक्रिया की समग्र कोटि। जैसे अभिकारक ए के सापेक्ष इस क्वेश्चन में अभिक्रिया कोटि क्या आई, 1। अभिकारक ए के सापेक्ष में अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। अभिकारक B2 के सापेक्ष में अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। और समग्र कोटि, दोनों के कोटि जोड़ दीजिए, तो 1 + 1, यानी कि ओवरऑल जो रिएक्शन है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो ये पूछ सकता है। फिर तीसरा चीज पूछेगा कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मैंने आपको 2 सवालों में बताया कि किसी भी एक, जैसे यहाँ पे 3 इक्वेशन इसमें बनाए, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी 3 समीकरण बने थे। तो किसी एक समीकरण में, पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण में, तीसरे समीकरण में, या चौथा भी बना चौथे समीकरण में, जिस समीकरण में आपका मन करे उस समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता रख दें, एक्स और वाई की वैल्यू रख दें जो पावर लगाई है, और अभिक्रिया की दर का मान रख दें, है ना। और उससे वेग स्थिरांक का मान आ जाएगा। और अगर अभिक्रिया में किसी अभिकारक के विलोपन की दर पूछे या किसी उत्पाद के निर्माण की दर पूछे, तो यहां निर्माण की दर पूछा था, तो जो अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के बैलेंसिंग कॉफिशिएंट हैं, उनका यूज करके हम पहले अभिक्रिया की दर सभी अभिकारकों के पदों में लिखेंगे और उत्पाद के पदों में लिखेंगे। फिर जो पूछा गया उसको निकाल लेंगे, है ना, अभिक्रिया का दर समीकरण लिखकर। तो इस तरह से ये 3-4 बातें इस तरह के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। इसको आप बहुत ध्यान से, बहुत गौर से समझें किन बातों को पूछा गया है। इस पे आप अच्छे से विचार करके तब प्रश्न का सॉल्यूशन करें। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस टॉपिक पे, और उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन करिए। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एनसीईआरटी बुक के कौन सा नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो आप क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास तक के लिए आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।